नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड में। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 आरबीएससी चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र व आवेश, इलेक्ट्रोफील्ड एंड चार्ज। ठीक है, इसका पहला पार्ट आज हमको आपको समझाएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैप्टर विद्युत आवेश व क्षेत्र स्थिर विद्युत के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही भाग है। अतः यह चैप्टर समझने से पहले सब स्थिर विद्युत को समझेंगे। ठीक है, किसको समझेंगे? स्थिर विद्युत को। ठीक है, ये होता क्या है स्थिर विद्युत की? ठीक है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसका अगर डिवाइड करें दो भागों में तो इसका होगा, दो भाग होंगे, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश और स्थिर का मतलब होता है, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, मतलब एक जगह स्थिर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कोई आवेश है वो एक जगह स्थिर है। ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। ठीक है, और इसका ही क्या, कौन सा भाग है? विद्युत आवेश व क्षेत्र, इसका ही भाग है जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा शेड्यूल बता देते हैं कि हमारी वोकाबुलरी फर्स्ट है जो मॉर्निंग में होती है वो मंडे टू फ्राइडे होगी। ठीक है, 6 बजे सुबह। किसके द्वारा? बाय राज सर। ठीक है, आप यहाँ सर का नाम देख सकते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए केमिस्ट्री है वो मंडे टू संडे होगी सुबह 7 बजे। ठीक है, और बायोलॉजी है इंग्लिश मीडियम, वो भी मंडे टू संडे सुबह 8 बजे। ठीक है, और यहाँ पे जीके है, जीके होगी मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे। ठीक है, और करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स जो आते हैं जनरल नॉलेज के वगैरह वगैरह डेली लेटेस्ट, वो होगी मंडे टू सैटरडे। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, और ग्रामर जो है, ग्रामर हमारे 3 दिन चलेगी हफ्ते में, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे 2 बजे होगी। ठीक है, और मैथमेटिक्स जो है हमारी मंडे टू सैटरडे चलेगी, वो 5 बजे शाम की चलेगी। ठीक, और वोकाबुलरी सेकंड है, वोकाबुलरी जो शाम के होते हैं हम 2 वोकाबुलरी ले रहे हैं, एक सुबह एक शाम। ठीक है, और शाम वाली भी हमारे मंडे टू फ्राइडे चलेगी, लेकिन वो शाम को 6 बजे चलेगी, एक सुबह 6 बजे एक शाम को 6 बजे। और केमिस्ट्री जो आरबीएससी की स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, उनकी केमिस्ट्री से लेके हमारे मंडे टू सैटरडे वो शाम के 7 बजे। ठीक है, और बायोलॉजी हिंदी मीडियम चलेगी मंडे टू सैटरडे शाम के 8 बजे। ठीक है, और जो हमारी फिजिक्स की क्लास है वो हिंदी मीडियम मंडे टू सैटरडे 9 बजे चलेगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन चैप्टर 1 इसका पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं आज। तो इसका पहला पॉइंट है कि घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या होता है आप पढ़ सकते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कोई 2 वस्तु है, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, और आवेशन किसे कहते हैं? आवेश उत्पन्न होने की घटना को आवेश कहते हैं। मतलब 2 चीज़ों को रगड़ते हैं उनमें घर्षण विद्युत व आवेश उत्पन्न होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है कि आवेशन का कारण क्या है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वही आवेश का क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, तो आप इसकी चीज़ को नोट कर लीजिए। आवेशों कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब, कि आवेश जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋण आवेश हो जाती है, ये तो आप सब जानते होंगे, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है वह धन आवेश हो जाती है। ठीक है, तो इसके आधार पर आवेश कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आवेश का मात्र क्या होता है ऐसा है पद्धति में? तो धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। ठीक है, और आवेश बराबर क्या हो गया? धारा इंटू समय, और आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पेयर बटा सेकेंड। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और इसको हम फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, एफआर इसका मात्रक है। और एक जो होता है कूलाम, ठीक है,
उसमें कितने ईएसयू होते हैं, 3 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये इतने यूएसयू होते हैं एक कूलाम आवेश में, ठीक है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, ठीक है। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। अब याद कर लीजिए। चलते हैं हमारे अगले पेज में। हमारा अगला पेज है कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देती है। मतलब कोई दो वस्तु हैं, उन्हें आपस में टच नहीं करने, लेकिन फिर भी वह वस्तु विपरीत आवेश उत्पन्न कर देती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे ये आवेशित वस्तु है। तो दोनों टच नहीं हो रही है, फिर भी यहाँ पे यहाँ पे एक तार लगा देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं उसे। मतलब यहाँ की एक तार को निकाल कर भूमि में जोड़ देते हैं, तो उस तार को बोलते हैं भू संपर्कित तार, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और यह भी आवेशित हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बात है कि विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इस बात का पता लगाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है कि विद्युतदर्शी की आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्युतदर्शी की बनावट ये है। तो इसमें एक कांच का जार होता है, ठीक है, ये रहा कांच का जार, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें एक कोक की सहायता से चालक छड़ को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं, ठीक है। ये कोक है और ये चालक छड़ है जिसको ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा है कोक की सहायता से, ठीक है। जिसके निचले सिले पर सोने की दो पट्टियां लगी होती है, पत्तियां लगी होती है। ये दो पत्तियां हैं सोने की जो इसके निचले सिले पर लगी है, ठीक है। और जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है, मतलब हमें जिस भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है, उसे चालक छड़ की ऊपरी सिरे से स्पर्श कराते हैं। ये है वो वस्तु जिस पर हमें आवेश का पता लगाना है, तो हम इसको चालक छड़ से स्पर्श कराते हैं, ठीक है। इसी दौरान पत्तियों के मध्य फैलाव होता है। अगर इन पत्तियों के मध्य फैलाव होता है तो उसमें आवेश उपस्थित है। अगर ये दो पत्तियां अगर इनमें वस्तु को स्पर्श कराने पर फैलाव होता है तो ये क्या है, आवेश उपस्थित है वस्तु में। अगर ये इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी कैसी रहती हैं, तो वस्तु में आवेश उत्पन्न नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे कि विद्युत आवेशों के मौलिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत आवेश के मौलिक गुण की बात हो रही है, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं हम, क्रमवार जानेंगे। तो पहला है आवेशों की योज्यता, ठीक है। ये होता क्या है आवेशों की योज्यता। आवेश एक अदिश राशि है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। किसी निकाय पर कुल आवेश निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो भी कुल आवेश है ना, उसमें बीजगणितीय मतलब अलग अलग आवेश है, उनका कुल आवेश उसके कुल आवेश के बराबर होगा, ठीक है। जैसे Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 वगैरह वगैरह आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि आवेश की निश्चयता, ठीक है। मतलब वस्तु पर स्थित आवेश उसके वेग व चाल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आवेश वस्तु की वेग व चाल पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, ठीक है। पर वस्तु का आवेश का मान नहीं बदलता है, वस्तु के आवेश का मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एर्बोनेट की छड़ को फट से रगड़ने पर एर्बोनेट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, क्यों। तो इसका आंसर है कि फट से अगर एर्बोनेट की छड़ को रगड़ते हैं तो फट से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एर्बोनेट की छड़ में होने लगता है और एर्बोनेट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। आपके लिए अभी न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हमारे पास उत्तर है Q = N, मतलब
जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको n से गुणा करते हैं, उनकी संख्या से गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आवेश तो दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उसके नंबर मतलब संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर को हमने साइड में रख लिया और क्यू को यहाँ पे नीचे, ई को यहाँ पे नीचे लगा दिया, ठीक है, पक्षांतरण करके। तो ये क्या हो गया, क्यू अपॉन ई, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्यू का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ से हम क्यू का और ई का दोनों का मान रख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा क्यू का मान और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हमने क्यू का मान रख दिया और नीचे हमने ई का मान पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं। तो इसको हम इससे काटते हैं, तो ये ऊपर वाला 5 बार कटता है और नीचे वाला 1.6 बार, मतलब ये 10⁻⁻19 से कट जाती है। तो बचा क्या, 5/1.6, ठीक है। तो अब हम इसको काटने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को उठाकर ऊपर 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 50/16। तो इसका क्या आएगा आंसर, 3.2, 3.12, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब आगे हमारा तीसरा पॉइंट है कि आवेश का संरक्षण। इसके गुणधर्म है 4 मौलिक गुण में से तीसरा पॉइंट गुणधर्म है कि आवेश का संरक्षण होता है इसमें, ठीक है। वो कैसे होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश का मान सदैव नियत रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, आवेश का संरक्षण कहते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। जब कोई कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच धनावेशित और ऊनी कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जितना धनावेशित मतलब जितना धनावेश कांच की छड़ पर होता है ना, उतना ही ऋणावेश किस पर होता है, ऊनी कपड़े पे हो जाता है, ठीक है। अतः निकाय क्या मतलब, निकाय एक समूह होता है। जैसे यहाँ पे निकाय का अर्थ है कांच की छड़ प्लस ऊनी कपड़ा, उन दोनों को समूह को हम क्या कहते हैं, निकाय। मतलब निकाय पर रगड़ने से पूर्व कुल आवेश शून्य होता है और बाद में कुल आवेश क्या होता है, शून्य, क्योंकि दोनों पर धनावेश और ऋणावेश कितना होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और उदाहरण है जो आप किताब में देख सकते हैं। और चलते हैं हम आगे। इसके बारे में नोट लिखा है कि फोटोन ऊर्जा का एक कण है जिस पर विद्युत आवेश का मान शून्य होता है, ठीक है। अब इसे याद कर लीजिए। और चौथा पॉइंट है हमारा कि आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार होता है, हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्व गुणज के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसके पूर्व गुणज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। पूर्व गुणज के बराबर होता है, Q = ±NE, ठीक है। यहाँ पे E का मान कितना है हम पहले बता चुके हैं, कितना है का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और n एक पूर्णांक संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या है और या पूर्णांक संख्या है उसका मान क्या है यहाँ पे n। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है उसके कुछ नोट रह गए हैं जो आपको बता देते हैं कि इसके पहले नोट में 3 भाग है। एक क्वांटम आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मतलब एक क्वांटम आवेश होता है उसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की थी, रॉबर्ट मिलिकन ने। तेल बूंद जो प्रयोग है उसके द्वारा इसकी खोज की थी। किसने की थी, आप इसका नाम इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा की थी, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा की थी। तो आप इन दोनों चीज़ों को मतलब खास तौर पे याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे
कि एक कुल आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो एक कूलाम आवेश होता है, एक कूलाम आवेश, सॉरी यहाँ पे हम लिखना भूल गए, कूलाम, एक कूलाम आवेश होता है उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 सॉरी +18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अगला नोट है, किसी वस्तु पर स्थिर आवेश व वस्तु के द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद कर लीजिए और अब इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब हम आपको कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको मैं कमेंट में लिख कर बताना कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन है कि किसी आवेशित कण के द्रव्यमान व आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा साधा है कि चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, आवेश के द्रव्यमान व आवेश पर। वस्तु के कोई आवेशित कण है, उसके द्रव्यमान व आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, और थैंक यू, और मिलते हैं अगली क्लास में हमारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।